राहुल गांधी ने ताल ठोक दी और राहुल गांधी की ताल पर अब मोदी के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग के खिलाफ एक बहुत बड़ा महाजुटान होने जा रहा है, जिसमें अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन, एमके स्टालिन, तमाम बड़े विपक्ष के नेता वो पहुंच रहे हैं। दोस्तों, दरअसल ये कहा जाता है कि चाहे राजनीति हो या सामाजिक जीवन हो, कब किसका समय शुरू हो जाए और कब किसके अच्छे दिन खत्म हो जाए कहा नहीं जा सकता है। लेकिन यह जरूर है कि आप अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपने निरंतर प्रयास से आप बहुत कुछ चीजों को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। राहुल गांधी एक वक्त में बीजेपी ने उनको पप्पू बनाने का प्रयास किया, पप्पू की एक इमेज उनकी गढ़ दी गई। नॉन सीरियस यानी एक व्यक्ति के तौर पर राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च किए गए मेरे पीछे। और उसके बाद में विपक्ष के नेता वो भी राहुल गांधी से सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं थे। यहां तक कहा जाता है कि खुद कांग्रेस के नेता वो भी सोनिया गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, सोनिया गांधी से ही मिलना चाहते थे, राहुल गांधी को इग्नोर करते थे। उसके बाद में धीरे धीरे चीजें बदली, चीजें फिर से शुरू हुई। लेकिन तब भी यह कहा गया कि अगर विपक्ष की एकता बनानी है, विपक्ष को अगर एक मंच पर लेकर के आना है, तो सोनिया गांधी के बिना यह संभव नहीं हो पाएगा, यह कहा गया। लेकिन अब देखिए आप समय किस तरीके से घूम रहा है। सोनिया गांधी नहीं बल्कि राहुल गांधी वो चीजों को तय कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ताल ठोकी कि वो वोट अधिकार यात्रा निकालेंगे। तेजस्वी यादव, वो ये माना जा रहा था कि इस यात्रा में शुरुआत में 1 या 2 दिन रहेंगे और उसके बाद में वो अपना दूसरा काम देखेंगे और अकेले राहुल गांधी ये यात्रा निकालेंगे। और ये यात्रा जिन जिलों से होकर के गुजरनी है या जिन जिलों से अभी होकर के गुजरी है, वहां पर ज्यादातर सीटें ऐसी थी जो कांग्रेस फाइट कर रही थी, यानी कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतारे थे। कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस जीती थी, कुछ सीटें ऐसी थी जिसमें कांग्रेस क्लोज मार्जिन से हार गई थी। यानी ये यात्रा जो डिजाइन की गई थी, कुछ इस तरीके से डिजाइन की गई थी कि राहुल गांधी कम से कम कांग्रेस को यहां पर मजबूत करें। कांग्रेस अगर मजबूत हो जाएगी तो फिर तेजस्वी यादव, लेफ्ट की पार्टियां और ये तमाम लोग मिलकर के एक उभार जो है वो आ जाएगा विपक्ष के अंदर और उसके बाद में बिहार में बदलाव हो सकता है। लेकिन जैसे ये यात्रा शुरू हुई, 2 दिन ये यात्रा चली, तेजस्वी यादव को भी ये बात समझ में आ गई, आरजेडी के समर्थकों को यह बात समझ में आ गई, उनके लोगों को, रणनीतिकारों को यह बात समझ में आ गई कि राहुल गांधी का साथ इस वक्त में छोड़ना मतलब कुर्सी से दूर हटना होगा। राहुल गांधी के साथ चलेंगे तो कुर्सी के करीब पहुंचेंगे। और तेजस्वी यादव वो राहुल गांधी के पायलट बन गए। इस कहानी के पीछे की कहानी जो है मैं आपको बता रहा हूं, कैसे ये यात्रा इस तरीके से हुई और अब महाजुटान किस तरीके से होने वाला है, कौन कौन यहां पर पहुंचने वाला है। तो तेजस्वी यादव वो राहुल गांधी के रथ में यानी उनकी जीप में पायलट की भूमिका में आ जाते हैं और वहीं पर लंगर लगा देते हैं। इस यात्रा में 1 दिन का ब्रेक हुआ, राहुल गांधी संसद में आए, उन्होंने कहा कि सब जोरदार तरीके से चल रहा है, यात्रा 100% सक्सेसफुल है। हालांकि नेता वैसे भी यही बात कहेंगे, अब राहुल गांधी ये तो नहीं कहेंगे कि यात्रा फेल हो गई है, ये बात तो बीजेपी वाले लोग कहेंगे। लेकिन जमीन पर जिस तरीके से तस्वीर निकल करके सामने आई, जिस तरीके से लोगों का हुजूम दिखाई दिया, साफ संकेत थे कि वाकई यात्रा को बड़ी मजबूती मिल रही है, यात्रा में जबरदस्त जनसैलाब दिखाई दे रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं था। और यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। अब इस यात्रा को लेकर के राहुल गांधी ने जिस तरीके से भूमिका तय की, इसके बाद में चूंकि बड़ा जो चुनाव है वो बंगाल में होना है, ममता बनर्जी को भी समझ में आ गया कि हां अगला निशाना। और चुनाव आयुक्त जब उनसे पूछा गया सवाल कि बंगाल में भी क्या एसआईआर की प्रक्रिया होगी, तो चुनाव आयुक्त ने कहा कि अभी तो बिहार के चुनाव चल रहे हैं, हम बिहार के चुनाव को ही देखेंगे और उसके बाद में हम बैठेंगे फिर तय करेंगे। यानी अभी ममता बनर्जी को लेकर के फुल स्टॉप नहीं लगाया कि वहां होगा या नहीं होगा, सब मान के चल रहे हैं कि वहां होगा ही होगा। हालांकि चुनाव आयोग को अगर करवाना है तो अभी करवा देना शुरू करना चाहिए कि वहां पर चलिए काम शुरू करवा देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग सब जानते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है, वक्त रहते वो वहां पर काम शायद करना ही नहीं चाहता, वो चाहते कि आखिरी में चीजें होच पोच हो। और बिहार में जिस तरीके से हुआ है, इससे ज्यादा खतरनाक तरीके से बंगाल में होगा।
क्योंकि बंगाल की जो राजनीति है, बंगाल का जो मिजाज है वो अलग है। वहां पर वोटिंग के दौरान बम चल जाते हैं और इसमें जिम्मेदार कोई एक नहीं है। बंगाल की राजनीति का मिजाज ही यही है। जब ममता बनर्जी आई थी तो वो भी इसी तरीके से हिंसा फेस कर रही थी। लेफ्ट का शासन था उस वक्त में भी, आज ममता बनर्जी है, आज भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर के बंगाल में और बड़े खतरनाक लेवल से होगा। अब समझिए कि ममता बनर्जी वो भी पहुंच रही, वो भी इस यात्रा में आएंगी। अब संभवतः उनको लेकर के कहा जा रहा है कि वो 1 तारीख को जब ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, जब पटना में एक बड़ी रैली होगी, उस वक्त में वो आएंगी। लेकिन उससे पहले कौन कौन आ रहा है? केसी वेणुगोपाल कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी के काफी करीबी हैं। उन्होंने खुद से ट्वीट करके जानकारी दी है कि 26 और 27 तारीख को प्रियंका गांधी वो इस यात्रा में आ रही है। 27 अगस्त को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन वो आ रहे हैं। 29 अगस्त को कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया वो आ रहे हैं। 30 अगस्त को एक्स यूपी के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव वो भी आ रहे हैं। और इसके बाद में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री झारखंड, चूंकि उनके पिता का निधन हुआ, इसके बाद में वो भी पहुंचेंगे। तेलंगाना के CM मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी वो भी आएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू वो भी आ रहे हैं। यानी इंडिया गठबंधन के तमाम मुख्यमंत्री, इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता वो इस यात्रा में आ रहे हैं। यहीं से आप समझिए कि जिस यात्रा को जिस तरीके से शुरू किया गया, भारत जोड़ो यात्रा में भी यही हुआ था। लोगों को यकीन नहीं था कि इतनी सक्सेस मिल पाएगी या इतने लोग आ पाएंगे या यात्रा जो है वो इतना माहौल पैदा कर पाएगी। लेकिन राहुल गांधी उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में भी किया और अब वोट अधिकार यात्रा में भी। यहां पर भी राहुल गांधी उसी तरीके से भीड़, उसी तरीके से लोगों को खींच रहे हैं और राहुल गांधी एक बहुत बड़े क्राउड पुलर बन गए हैं। नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी चुनौती तो यही है कि राहुल गांधी धीरे धीरे अपने पीक पर जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी धीरे धीरे डाउन हो रहे हैं। आरएसएस का वो सपोर्ट भी नहीं है जो पहले मिलता था, क्योंकि आरएसएस को भी लगता है कि मोदी अपने आप को हमसे भी ऊपर मानने लगे हैं। उसको लेकर के हम बहुत बार बातें कर चुके हैं कि बीजेपी ने कैसे आरएसएस को इग्नोर किया, जेपी नड्डा ने कैसे कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं, वो सब बातें कही गई। तो वो भी एक नतीजा है जिसकी वजह से जो है वो आज नरेंद्र मोदी मुश्किल दिनों में फंसे हुए हैं। उनके अच्छे दिनों की जो वैलिडिटी है वो कम हो रही है लगातार, और राहुल गांधी के अच्छे दिनों के आने की जो उम्मीद है वो लगातार बढ़ रही है। और इसीलिए अब हर कोई राहुल गांधी के साथ दिखना चाहता है, राहुल गांधी के साथ खड़ा होना चाहता है। राहुल गांधी वो खींच रहे हैं लोगों को। अब ऐसा नहीं कि सोनिया गांधी की जरूरत है या सोनिया गांधी के साथ में ही लोग खड़े होंगे। ममता को छोड़ करके बाकी सब वो यात्रा में राहुल के साथ चलेंगे, ये तय हो गया है। ममता वो जब आखिरी दिन रैली होगी उस दिन वहां पर आएंगी ममता बनर्जी, लेकिन ये तय कि वो भी आएंगी। कोई ऐसा नेता दिखाई नहीं दे रहा है। और वैसे भी ममता बनर्जी का तेजस्वी यादव के साथ में भी एक अच्छा रिश्ता है, लालू प्रसाद यादव के परिवार के साथ में भी एक अच्छा रिश्ता है। आप याद करिए जब तेजस्वी यादव को अभी बेटा हुआ तो उस वक्त में वो आई थी, हॉस्पिटल में बाकायदा आई। तेजस्वी यादव की जो पत्नी है उनको बेटा कोलकाता में हुआ, वहीं पर वो अपने मायके में रह रही थी, वहीं पर उन्होंने अपना जो है वो वहां पर उनका बच्चा हुआ और ममता बनर्जी वहां पर गई हॉस्पिटल में, वहां पर दोनों को शुभकामनाएं दी और उसके बाद में पटना में भी आई। तो पटना में जब रैली होगी, इस यात्रा का समापन होगा तो वहां पर भी पहुंचेंगी। और ये राहुल गांधी का एक जो है वो नया राजनीतिक दबदबा है जिसको अब धीरे धीरे बीजेपी तो छोड़ दीजिए, जो पहले खुद घर के लोग थे यानी खुद सहयोगी थे उनको मनाने की बात थी, उसमें राहुल गांधी पूरी तरह से अब कामयाब हो गए हैं। उसमें अब कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखाई दे रहा कि कोई किंतु परंतु है राहुल गांधी को लेकर के। और सबसे बड़ा उदाहरण इसको लेकर के जब देखने को मिला, जब पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जो तेजस्वी यादव को लेकर के इधर उधर बोलते रहे वो भी आए। लेकिन राहुल गांधी की एक स्टाइल और भी दिखाई दे रही है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इसी से आप समझ जाएंगे कि राहुल गांधी किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं और उनकी राजनीति क्यों पसंद आ रही है। ये कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई
और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पवन खेड़ा ने सबसे पहले राहुल गांधी को कहा कि आप बोलिए, लेकिन राहुल गांधी ने पूरी तरह से उल्टा कर दिया। दरअसल होना यह था कि पहले राहुल गांधी को संबोधित करना था, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव और उसके बाद में बाकी के अन्य नेताओं को। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि नहीं नहीं, नीचे से शुरू कीजिए, जो सबसे छोटी पार्टी पहले उसको बुलाइए। एक बार जरा देखिए, पहले नंबर दिया गया, बोलने का मौका दिया गया मुकेश साहनी को, वीआईपी पार्टी के मुकेश साहनी, वो पहले बोले। उसके बाद में सीपीआई-एमएल के दीपंकर भट्टाचार्य वो बोलते हैं, फिर तेजस्वी यादव बोलते हैं और फिर राहुल गांधी बोलते हैं। और सबने कम कम बोला। सब सोच रहे थे कि राहुल गांधी ज्यादा देर तक बोलेंगे, बल्कि राहुल गांधी से ज्यादा वो दीपंकर भट्टाचार्य बोले, मुकेश साहनी बोले। हालांकि जब बड़ा नेता कोई बोलता है तो वो कम समय लेते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने उनसे भी कम समय में बोला। राहुल गांधी ने मात्र 1 मिनट में अपनी बात खत्म कर दी। दरअसल ये जो चीजें हैं वो समझने वाली होती हैं कि आप किसको कितना स्पेस दे रहे हैं, किसका स्पेस खा रहे हैं। और राजनीति में यहीं पर जब आप दूसरे के लिए जगह बनाते हैं तो आपके लिए जगह ऑटोमेटिक बन जाती है। जनता जमीन पर इन सब चीजों को नोटिस करती है। जनता वो किसी एक नेता के साथ नहीं होती है, जनता उसके साथ होती है जो उसके मन की बात कह रहा होता है। और इसीलिए आप देखते होंगे कि कई बार कोई बड़ा नेता वो गठबंधन से अलग होकर के चले जाए तो जनता उसके साथ में नहीं जाती है, या कई बार ऐसा होता है कि कोई बड़ा नेता वो गठबंधन से अलग होकर के चला जाए तो जनता उसी के साथ चली जाती है, पूरा गठबंधन को लोग नकार देते हैं। क्योंकि लोगों की जो भावना है, अगर उसको आप सुनेंगे तो लोग आपके साथ चलेंगे, और अगर आप लोगों की भावना को नहीं सुनेंगे तो लोग आपको टाटा बाय बाय कह देंगे। ये सीधा सा फॉर्मूला है। जनता किसी की गुलाम नहीं है। आप अगर जनता की सुनेंगे तो जनता आपकी सुनेगी, जनता की अगर आप नहीं सुनेंगे तो जनता आपको भी किनारे लगा देगी। और इसीलिए जो है चीजें समझ में आ रही है, पप्पू यादव को भी बात समझ में आ गई कि तेजस्वी यादव को स्वीकार करना पड़ेगा। हालांकि तेजस्वी यादव की इसमें गलती कही जाएगी कि जिस वक्त में लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, पप्पू यादव कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे, बाकायदा पटका पहना, रसीद ली, सब कुछ किया, लेकिन आखिरी समय में तेजस्वी यादव ने वीटो पावर लगा दिया कि हम इनको टिकट नहीं देने देंगे। और आखिरी समय में यह हुआ कि वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ पाए। निर्दलीय के तौर पर, अपनी पार्टी के तौर पर उन्होंने जो है वो चुनाव में पर्चा भरा। और उस वक्त में तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि एनडीए और इंडिया दो ही खेमे हैं, या तो इंडिया को जिताना या एनडीए को जिताना। और ये उनकी, मुझे लगता है, मुझे वैसे निजी तौर पर लगता है कि तेजस्वी यादव बड़े शानदार तरीके से अपनी बात को रखते हैं और बहुत शानदार तरीके से बोलते हैं, बहुत शानदार तरीके से उनकी रणनीति दिखाई देती है। लेकिन यहां उनके राजनीतिक जीवन की जो सबसे बड़ी जो है वो भूल हुई कि उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि अगर आपको इंडिया को वोट नहीं देना है तो आप एनडीए को वोट दे देना। और ये टीस दिखाई दी पप्पू यादव में। मैंने पप्पू यादव का पॉडकास्ट भी किया था हाल में, और उसमें मैंने पूछा भी, लेकिन आप देखिए कि चीजें बदली और पप्पू यादव को अब यह बात समझनी पड़ी कि इस वक्त में माहौल तेजस्वी यादव के साथ है। अगर वो आज ये कहें कि नहीं, आप जो है वो एनडीए को वोट दे दीजिए, तेजस्वी यादव को मत दीजिए, तो फिर जनता पप्पू यादव के खिलाफ भी हो जाएगी। उस वक्त में जनता तेजस्वी यादव के खिलाफ हो गई थी और पप्पू यादव के साथ चली गई थी। पप्पू यादव को जिता दिया, निर्दलीय को जिता दिया, ना एनडीए जीता ना इंडिया जीता। गिने चुने सांसद जो है वो जीत करके आए, निर्दलीय उसमें से पप्पू यादव एक। लेकिन अब पप्पू यादव को ये बात समझ में आ गई कि अगर वो लीक से हट करके चलेंगे तो उनको लोग नकार देंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि हम राहुल गांधी के साथ हैं, और तेजस्वी यादव उनकी भी खूब जम करके प्रशंसा की है। अब मैं आपके बीच सम्मानित पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव जी को आग्रह करता हूं कि आपको संबोधित करें। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है?
अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, वीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा। कुल मिलाकर के राहुल गांधी अब चीजों को तय कर रहे हैं, यह बात कही जा सकती है। एक वक्त ऐसा था कि राहुल गांधी उनको हाथ बांध करके पीछे पीछे चलना पड़ता था। अब राहुल गांधी वो चीजों को तय कर रहे हैं और बाकी लोग अब उनके साथ में आकर के खड़े हो गए हैं। और राजनीति में यही होता है कि आप अपने आप को अगर मजबूत करेंगे तो लोग आपके साथ में खड़े हो जाएंगे, और राजनीति में अगर आप मजबूत नहीं हैं तो आपका घर या आपको मजबूत करने के लिए कोई नहीं आएगा। और यह बात भी फैक्ट है, सच है कि जितनी भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन में, उनमें से ज्यादातर पार्टियां वो हैं जो कांग्रेस से ही निकली हैं। और बीजेपी बार बार यही भ्रम फैलाती है, या बीजेपी बार बार यही बात कहती है कि अगर कांग्रेस मजबूत हुई तो सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन कांग्रेस इस वक्त में कह रही कि नहीं, बीजेपी जिसके साथ में बैठती है उसको खत्म कर देती है। हम तो हमारा वोट वो दूसरे के साथ में बांटते हुए आए हैं। तो बहरहाल राजनीति में बहुत कुछ ऐसा होता है जो कहा जाता है, बताया जाता है, दिखाया जाता है। बहुत कुछ ऐसा होता है जो एक बार अपने आप को हरा करके, अपने आप को पीछे रख करके दूसरे वाले को हराने के लिए दांव चला जाता है। तो बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी ताल ठोक रहे हैं, क्या वाकई बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें राहुल गांधी ने खड़ी कर दी है। और जब बड़े बड़े नेता राहुल गांधी के साथ में बिहार में इस यात्रा में चलते हुए दिखाई देंगे तो उसके बाद में बिहार में मैसेज किया जाएगा। क्या इंडिया गठबंधन का पलड़ा वो वाकई आज भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यह बात कही जा सकती है? या नरेंद्र मोदी इस सब के बावजूद बिहार में भारी पड़ेंगे? क्या मोदी और नीतीश की जोड़ी वो भारी पड़ेगी, या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी पैच, या राहुल और तेजस्वी की जोड़ी वो भारी पड़ेगी? ये सवाल है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।